साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। देखिए, हम लोग बीपीएससी मेंस की पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें हम लोग पेपर 2 में साइंस टेक्नोलॉजी के पोर्शन में नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। इसके बाद पेपर 1 में हम लोग कल्चरल वाले पोर्शन में पाल कला, मौर्य कला, मंजूसा कला, मंजूसा पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, इसके बाद पटना कलम, इसको कंप्लीट कर लिया है और कहाँ पर किससे तुलना करना है उसको भी हम लोगों ने देखा है। इसके बाद आज हम लोग देखेंगे पेपर 1 में हिस्ट्री का बिहार में जनजातीय विद्रोह। उससे पहले कि आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, पीसीएस यात्रा का। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर बिहार में जनजातीय विद्रोह से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा है। देखिए, बिरसा मूवमेंट से क्वेश्चन आया है। जनरली इसके विशेषताओं पे ही क्वेश्चन पूछा गया है। कब कब पूछा है? 35वीं में पूछा है, 42वीं में पूछा है, 44वीं में पूछा है, 53वीं से 55वीं में पूछा है, फिर 66वीं बीपीएससी में पूछा है, फिर 68वीं बीपीएससी में। इंपॉर्टेंस समझ में अब आ गया होगा कहाँ कहाँ पूछा है। फिर से देखिए, संथाल रिवेलियन, संथाल विद्रोह को कब कब पूछा है। 43वीं में पूछा, देखो 42वीं में बिरसा पूछा, 43वीं में संथाल पूछा, 44वीं में बिरसा पूछा, 45वीं में संथाल, फिर 48वीं में संथाल, 53 से 55 तक में पूछा था बिरसा और 56वीं में पूछ लिया संथाल। उसके बाद 59वीं में पूछ लिया फिर संथाल। इधर देखो 63वीं में संथाल, 66वीं में भी संथाल पूछा था और बिरसा भी पूछा था, दोनों पूछ लिया था। ठीक है। फिर 67वीं में क्या पूछ लिया? संथाल पूछ लिया। 68वीं में इंडिगो रिवोल्ट पूछ लिया। 69वीं में संथाल पूछ लिया। तो इंडिगो रिवोल्ट तो खैर बिहार से रिलेटेड नहीं है, फिर भी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब इसी 3 को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में फिर और सारा क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले बिरसा आंदोलन कब से कब तक हुआ था? 1895 से 1901 में। ठीक है। बिरसा आंदोलन हम लोग इसका क्या क्या देखेंगे, क्रोनोलॉजी पहले समझते हैं। इसका परिचय, ठीक है, उसका रीजन्स देखेंगे, विशेषताएं देखेंगे, क्या इसका सकारात्मक पहल था, क्या नकारात्मक पहल रहा, अंग्रेजों ने इस पर कौन सी क्रूरताएं अपनाई, और उसके बाद निष्कर्ष देखेंगे। ठीक है। देखिए, बिरसा मूवमेंट 1895 से 1901 तक, इसका रीजन्स क्या था? हिंदू पुरोहितों का जमींदार की तरह पेश आना। जो हिंदू पुरोहित थे जमींदार की तरह पेश आते थे। उसके बाद इसका मतलब है कि मुंडा द्वारा हिंदू रीति रिवाज का अपनाया जाना। जो मुंडा जनजाति थे हिंदू रीति रिवाज को अपनाते थे और पुरोहित द्वारा जमींदार की भांति काम किया जाता। जब पुरोहित जो थे, पंडित लोग, जमींदार की तरह काम करते थे, इससे एक असंतोष पैदा हुआ। भू राजस्व की दर में वृद्धि हुआ। उसके बाद कृषि की उत्पादकता कम हुई, लेकिन रेवेन्यू रेट कम नहीं, ये बढ़ता ही जा रहा था। इस वजह से फिर असंतोष पैदा हुआ। इसके बाद जमींदारी एंड महाजनी का शोषण, इन लोगों द्वारा मुंडाओं का ढेर सारा बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता था। उसके बाद क्या हुआ? धर्मांतरण की भी, जैसे देखिए इन लोगों को क्या क्या बनाया जाता था, देखिए ना, इन लोगों को हिंदू रीति रिवाज अपनाना है। ये आदिवासी लोग थे, यानी धर्मांतरण से बाद में मोह भंग हुआ। इससे फिर असंतोष की भावनाएं जो है प्रबल होने लगी। उसके बाद क्या हुआ? इसी समय में ईसाई मिशनरी जो लोग थे वो लोग धर्मांतरण और पश्चिमी शिक्षा का विस्तार करते थे। ठीक है, जिससे मुंडाओं का शोषण और उत्पीड़न दोनों होने लगा। उसके बाद असंतोष हुआ। असंतोष पैदा हुआ कैसे? 1886-87 के मुंडा सरदार द्वारा चलाए गए भूमि वापसी आंदोलन में मिशनरियों ने जमींदारों का सहयोग किया। जो ईसाई मिशनरी थे वो लोग जमींदारों का, स्थानीय जमींदारों का सहयोग करने लगे। अब इससे क्या हुआ? इससे हुआ इन लोगों में असंतोष की भावना पैदा होने लगी कि एक तो हमारा धर्म परिवर्तन करवा रहा है और दूसरा हमें हेल्प भी नहीं कर रहा, ये लोग जमींदार को हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो ये असंतोष पैदा हुआ, ये इसके रीजन हो गए। अब ब्रिटिश सरकार की रवैया क्या रहा? 1881 से 95 के बीच में छिटपुट विद्रोह होता था, जिस कारण इसको पहचान कर समाधान देने के बजाय सैन्य ताकतों द्वारा दबा दिया जाता था। ठीक है, चलो ये तो कम से कम छिटपुट विद्रोह था। और अभी जो शिक्षा सत्याग्रह में, ये कौन सा छिटपुट विद्रोह है? ये तो आज की सरकार ऐसे दबा रही है। खैर, इसी समय में बिरसा का प्रादुर्भाव हुआ। अब ये बिरसा, जो पहले आंदोलन उग्र और हिंसक नहीं हुआ करता था, ये अब आंदोलन को उग्र और हिंसक बनाने के लिए मुंडा युवाओं को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया। किसने? बिरसा ने। ठीक है, देखो एक यहाँ पर बात होती है,
इस आंदोलन का कौन कौन, संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, इन सभी पर भी प्रभाव पड़ा था। ठीक है। जो बिरसा थे उन्होंने एक नारा दिया, आबुआ दिसोम रे अबुआ। इसका मतलब होता है हमार देश में हमार शासन होना चाहिए, यानी अगर देश मेरा है तो शासन भी मेरा ही होना चाहिए। गांधी जी भी यही बात कहते थे। ठीक है। और बिरसा ने खुद को मुक्तिदाता के रूप में प्रस्तुत किया। ओके, तो इसके आगे की बात देखते हैं। मुंडा आंदोलन का लक्ष्य गोल क्या था? देखिए, दिकू यानी कि गैर आदिवासी, जो आदिवासी नहीं है, और मुंडा क्या थे? मुंडा आदिवासी थे। और दिकू जो कि गैर आदिवासी जमींदारों द्वारा जो भूमि ले लिया गया था आदिवासी की, कर मुक्त भूमि को वापस देना, यानी टैक्स फ्री होना चाहिए। कैसी भूमि? वो टैक्स फ्री। ओके। फिर अंग्रेजी राज की समाप्ति करना, स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना करना। अब हम लोग आगे देखेंगे कि क्या ये सफल हो पाया कि नहीं। क्वेश्चन 8 नंबर में पूछ सकता है या 7 नंबर में। कैसे पूछेगा कि क्या मुंडा आंदोलन अंग्रेजी राज की समाप्ति किया और स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना किया, आप इस मत से कहाँ तक सहमत है? ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। आगे देखिए, फिर सामाजिक धार्मिक रूढ़ियों से मुंडा समाज को मुक्ति दिलाना, एकेश्वरवाद की स्थापना करना, मतलब एक ही ईश्वर है, शोषण मुक्त आदर्श राज्य की स्थापना करना, नए धर्म का सहारा लेकर मुंडाओं को संगठित करना, और सभी आदिवासी को बाहर निकालना, सॉरी गैर आदिवासी को बाहर निकालना, और औपनिवेशिक शासन से, शोषण से मुक्ति पाना, ये इसका लक्ष्य रहा। ओके। अब आइए देखते हैं इसका विस्तार कहाँ कहाँ था, कैसे हुआ इसका विस्तार, क्रोनोलॉजी समझेंगे। 1895 में ब्रिटिश राज विरोधी के कारण बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया। फिर हजारीबाग जेल में उससे 2 वर्ष की उन्हें सजा दी गई। हजारीबाग जेल में उन्हें 2 वर्ष की सजा दी गई। ठीक है। उसके बाद अकाल पड़ गया, और फिर जेल से आने के बाद बिरसा और बिरसा के शिष्य द्वारा उन्हें काफ़ी सहयोग किया गया। उसके बाद सबके साथ जंगल में एक गुप्त संस्था बनाया इन्होंने, बिरसा और अपने शिष्यों के साथ गुप्त संस्था बनाया लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए। ठीक है। जो मुंडा ईसाई धर्म स्वीकार कर चुके थे, अब उसको फिर से आदिवासी बनाया जाने लगा, यानी अपना साथी बनाया जाने लगा। इस समय बहुदेववाद यानी बोंगा का निषेध और एकेश्वरवाद को बढ़ावा दिए जाने की बात कही जाने लगी, और ये कहीं ना कहीं सफल भी हुआ। फिर उसके बाद बोंगा को परहेज किया गया, प्रिवेंट कर दिया गया। उसके बाद सिंह बोंगा की उपासना स्टार्ट कर दी गई। उसी समय उनका एक प्रसिद्ध गीत था, कटोंग बाबा कटोंग, साहिब कटोंग कटोंग, राजी कटोंग कटोंग, यानी काटो बाबा काटो, यूरोपीय और अन्य जातियों को काटो। ये मुंडाओं का गीत था, काफ़ी प्रचलन था। ठीक है। उसके बाद बिरसा के सशस्त्र सैनिकों ने ब्रिटिशों के एकदम छक्के छुड़ा दिए। फिर अगस्त 1897 में बिरसा और उसके 400 सिपाहियों ने तीर कमान के पास खूंटी थाने पर धावा बोला। खूंटी झारखंड में जगह है। ठीक है, उस समय का बिहार। ओके। उसके बाद 1898 में तांगा नदी है, वहाँ पर ब्रिटिशों की हार हो गई। फिर रांची और सिंहभूम से छोटा नागपुर तक ये आंदोलन फैल गया, यानी आंदोलन का एरिया अब क्या हो गया, ब्रॉड हो गया। फिर जनवरी 1900 में पुलिस, बच्चे, औरतें, ये सारे काफ़ी मारे गए तत्काल। मतलब इसका फिर इस रीजन से फिर क्या हुआ कि 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। कहाँ से? चक्रधरपुर से। और जून 1900 में ही उनकी हैजा से मौत हो गई। हाँ, ये जून और ये अप्रैल में कभी कभी यहाँ पर कन्फ्लिक्ट मिलता है, कहीं अप्रैल भी मिल जाता है, तो ये जून याद रखिए, फिर डायरेक्ट 1900 बोल दीजिए, जो भी कहिए। ओके। फिर 3 प्रमुख सहयोगियों को फांसी दे दिया गया और अन्य को जेल। कुल मिलाकर आंदोलन सक्सेसफुल नहीं रहा। ओके। अब मुंडा विद्रोह की प्रकृति कैसी थी? स्थानीय प्रकृति थी, हम लोगों ने देखा था, हालांकि इसका प्रभाव भी देखेंगे। ठीक है। ये ट्राइबल वर्सेस ईसाई मशीनरी एंड जमींदार के बीच में था, यानी ट्राइबल और ईसाई मिशनरी और जमींदारों के बीच में ये आंदोलन रहा। जैसे शोषण विरोधी एंड राष्ट्र भावना विरोधी आंदोलन था ये। ओके। आधुनिक प्रगतिशील तत्व थे इसमें, तभी तो जागरूकता फैलाया गया ना।
उसके बाद पारंपरिक जनजातीय तत्वों को बनाए रखना इनका, ये तभी तो जो लोग धर्म को चेंज कर चुके थे उनको फिर से अपने धर्म में लाया जा रहा था। फिर औपनिवेशिक सत्ता का विरोध किया गया और टैक्स का भी विरोध किया गया। ठीक है, उसके बाद अब देखेंगे इनका इवैल्यूएशन देख लेते हैं, जिसको निष्कर्ष में लिखा जाता है। ठीक है, न तो यह औपनिवेशिक राज का अंत कर पाया और न ही स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना, न ही विदेशियों सहित सभी दिक्कतों को बाहर निकाल कर फेंका। लेकिन इसके कुछ पॉजिटिविटी क्या रहा। आंदोलन की उग्रता तीव्रता ने सरकार को विचार करने के लिए विवश कर दिया। यही कारण है कि आदिवासियों के जमीनों का सर्वे करवाया गया उस समय। फिर छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 भी पारित किया गया और इस एक्ट के तहत भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था की गई, जिसका लक्ष्य क्या था, मुंडाओं को शोषण से बचाना। इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये भूमि बंदोबस्त कहीं ना कहीं आज भी प्रासंगिक है और यह राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है अपना। ठीक, अब हम लोग देखेंगे संथाल विद्रोह। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, मुंडा आंदोलन की क्या है, इसके विशेषता को बताए, फिर उसके बाद कह देगा इसका आलोचनात्मक परीक्षण करें या फिर कहेगा कि क्या यह आंदोलन अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाया। क्या यह अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाया, ये पूछ सकता है। 7 नंबर में भी इतना करके पूछ देगा। ठीक है, इसके बाद और क्या पूछ सकता है, देखिए मुंडा आंदोलन की विशेषता 7 नंबर में पूछ सकता है। ये सारे इस तरह करके 38 मार्क्स का भी पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद और कहेगा मुंडा आंदोलन की यहाँ पर प्रकृति भी समझाएं। ठीक है, क्वेश्चन इतना ही में से रहेगा तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग मुंडा आंदोलन कंप्लीट कर लिए। अब आगे देखते हैं संथाल विद्रोह। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर ही लीजिएगा, @PCS यात्रा, जहाँ पर आपको PDF शेड्यूल और वीकली टेस्ट भी मिल जाएंगे। बिहार दरोगा का भी टेस्ट होता है, ये मान के चलो ये डेली ही होता है। ठीक है, ओके। आइए अब देखते हैं संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले परिचय, उसका कारण देखेंगे, विस्तार देखेंगे, फिर प्रतिक्रिया कैसा रहा, फिर परिणाम एंड महत्व, और अंतिम में 2-3 लाइन का निष्कर्ष। ठीक है, संथाल विद्रोह का भी देखिए, इसका क्षेत्र कौन सा क्षेत्र था, दमन एको। मार्क्स ने देखिए ये दोनों जो पॉइंट है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं हम लिखना क्वेश्चन, तो पहले ही 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, मार्क्स ने इस क्षेत्र की चर्चा नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में की है। ठीक है, देखिए इसका इम्पोर्टेंस कहाँ है, इसको इम्पोर्टेंस पॉइंट में भी दिखा सकते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी इसकी महत्ता पर प्रकाश डाला है। इसकी तुलना 1850 के चीन के ताइपेंग विद्रोह से किया जा सकता है। इसको निष्कर्ष में भी लिखा जा सकता है, महत्व में ये पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं। ठीक है, 1855 में सिद्धू और कान्हू ये 2 भाई थे, उनके नेतृत्व में राजमहल की पहाड़ी से घिरे क्षेत्र में यह आंदोलन हुआ था। ठीक है, तत्कालीन सभी जनजातीय विद्रोहों से यह अलग प्रकार का आंदोलन था। ठीक है, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स है। प्रकृति में जितना स्थानीय है उतना राष्ट्रीय भी। क्वेश्चन 7 नंबर ऐसे भी आ सकता है, कैसे कि संथाल विद्रोह था, प्रकृति में जितना स्थानीय है उतना राष्ट्रीय भी। इस कथन से आप क्या समझते हैं, अब लिखते रहिए 7 नंबर में 120 से 125 वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, हालांकि इसको अपने आंसर के पॉइंट में हम डाल सकते हैं इम्पोर्टेंस वाले में। ठीक है, संथाल जनजाति एनिमिज्म का पालन करते थे। जनजाति एनिमिज्म का पालन करते थे, इसका मतलब हुआ प्रकृति पूजा में गहराई से निहित एक विश्वास प्रणाली। ठीक है, यह अपनी प्रकृति में जितना जनजातीय था उतना आद्य आधुनिक और उपनिवेशवाद विरोधी हुई। यह भी ऐसे पूछा जा सकता है 7 नंबर में। शोषण के खिलाफ अपनी परंपरा और संस्कृति बचाने का यह आंदोलन था। टाइमलाइन देखिए क्रोनोलॉजी की तरफ। ठीक है, देखिए 1832 में अंग्रेजों ने भू राजस्व आय के लोभ में
दमन एक कोह का सृजन किया। ठीक है, इससे क्या हुआ, अप्रयुक्त भूमि को राजस्व बंदोबस्त वाले क्षेत्र में क्षेत्र के अंतर्गत लाना पड़ा। अब जमींदार के प्रभाव वाला जो मैदानी एरिया था और संथाल के प्रभाव वाला जो पर्वतीय क्षेत्र था, यानी संथाल ये लोग के लिए पर्वतीय क्षेत्र इनका था और जमींदार का कौन था, मैदानी इलाका था। ठीक है, अब ये दोनों विभाजक का काम बन गया और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। और टकराव के बाद क्या हुआ, अंग्रेजों की जो नकारात्मक मानसा को देखते हुए संथालों ने आबादी विहीन, क्योंकि उनका जो पर्वतीय क्षेत्र था वो आबादी विहीन था, जहाँ पर आसानी से इन लोगों ने अपना कब्जा जमाया जा सकता था इन लोगों के द्वारा। ठीक है, इसलिए संथाल आबादी विहीन और अप्रयुक्त क्षेत्र पर अपनी दावेदारी पेश की, जिससे ब्रिटिश और जमींदार वर्सेस संथाल स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब इसके रीजन्स देख लेते हैं। आर्थिक कारण, 1790 के दशक में सबसे पहले कार्नवालिस जो थे उपजाऊ भूमि पर नई भूमि व्यवस्था अस्थाई बंदोबस्त लागू कर दिया था। बिहार का भी क्षेत्र था उससे प्रभावित, जिससे उन लोगों की पारंपरिक कृषि खतरे में पड़ गया। भू राजस्व व्यवस्था सामान्य रेट से 3 गुना ज़्यादा हो गया। साहूकार महाजन जो ऊंची रेट पर इन लोगों को ब्याज देते थे। कर्ज न चुकाने की स्थिति में भूमि से बेदखल कर दिया जाता था और भी डिफरेंट प्रकार के शोषण होते रहते थे। परंपरागत वनाधिकार से इन्हें वंचित कर दिया गया। परंपरागत वनाधिकार में ये लोग जंगल की कटाई करते थे और झूम कृषि वगैरह काम यहाँ पर किया करते थे। ठीक है, भागलपुर वर्धमान रेलवे लाइन को बिछाने के लिए उन्हें बेघर और बेगार कर दिया गया और काम करवाया जाता था कम से कम मजदूरी पर। मामला जब पुलिस के पास जाता था तो पुलिस भी महाजन का ही पक्ष लेते थे। ठीक है, सामाजिक कारण देखिए, ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन कराया जाना, वस्तु विनिमय प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, जिससे पैसों की प्रचलन हुई, रुपए की प्रचलन हुई, जिससे ये लोग कर्ज के बोझ में दबते चले गए। जबरन अंग्रेजी शिक्षा इन लोगों के ऊपर थोपा गया। ठीक, राजनीतिक कारण में संथाल के मुख्य राजनीतिक ढांचा पंचायती व्यवस्था हुआ करता था, जिसको समाप्त कर दिया गया और यह भी एक रीजन था कि ब्रिटिशों के प्रति जन आक्रोश बैठता चला गया। ठीक है, आगे देखिए, तत्कालिक कारण भी तो कुछ होता है, जैसे 1857 में इनफील्ड राइफल वाला वो चर्बी और कारतूस की जो बातें थी। एक मिनट, तो इसका भी एक तत्कालिक कारण था। क्या था, दारोगा हत्या प्रकरण। संथाल आंदोलन विद्रोह का दारोगा हत्या प्रकरण तत्कालिक कारण था। अब ये था क्या, इसमें मामूली चोरी के मामले में दारोगा की सहायता से संथालों को गिरफ्तार किया जाता था। ठीक है, अब इसी कारण से संथालों ने दारोगा की हत्या कर दी, जिससे विद्रोह तुरंत आग की तरफ फैल गया। इसी को कहा जाता है दारोगा हत्या प्रकरण इन संथाल मूवमेंट। ओके, आगे देखिए, एक मिनट, रीजन है ना। बिचौलियों को खत्म करने के लिए जनजातीय सहयोग बनाए रखने हेतु न्यू पुलिस सिस्टम लाया गया था। ठीक, आगे देखिए, अब इस आंदोलन का इम्पोर्टेंस, आदिवासी पहचान और अधिकारों का दावा, जो वहां पर, तो ये इसका तत्कालीकरण आगे क्या देख रहे थे हम लोग, हाँ, इनका ये वाले सिस्टम, फिर ये भी एक रीजन था बिचौलियों वाली प्रॉब्लम के कारण। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस, आदिवासियों की पहचान हुई। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा होने लगे थे। तो ओके, एक मिनट, इसका इम्पोर्टेंस देख रहे थे हम लोग। आदिवासियों की पहचान की गई, क्योंकि एक तुरंत में आदिवासी जो बढ़ते चले गए थे गांव में, जहाँ इकट्ठा हो रहे थे ये लोग आपस में प्रशिक्षण के लिए, गुरिल्ला पत्ती युद्ध समझाने के लिए। तो कभी 400 से फिर 600 हुआ, 600 से 6000 आपस में होने लगा, फिर उसके बाद 60,000 तक हो गए थे। ठीक है, ये एक भोगना डीह गांव था, वहीं पर ये लोग क्या हुए थे, इकट्ठा हो रहे थे। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हुआ, तो फिर क्या हुआ, इन लोगों को लगा कि इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है और फिर लोग इकट्ठा होने की वजह से, ठीक है, अपने अधिकारों का दावा करने लगे। उसके बाद क्या हुआ, भविष्य के आदिवासी आंदोलन के लिए यह प्रेरणा का काम करने लगा, समझे। उसके बाद औपनिवेशिक नीतियों में सुधार हुई,
जैसे 1856 में संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट अलग बनाया गया। अन्य पूर्व के आंदोलन से यह अलग कैसे था? ये कैसे अलग था देखिए, जन आंदोलन और एकता, इसमें एकता थी ज़्यादा, महिला पुरुष बच्चे सबके सब शामिल हुए। हथियार और रणनीति का प्रयोग इसमें किया गया, जैसे गुरिल्ला रणनीति। सांस्कृतिक और धार्मिक आयाम, धर्म की रक्षा करना था इसका। हद तक सफल रहा, जैसे कि काश्तकारी एक्ट आया, न्यू डिस्ट्रिक्ट संथाल परगना का निर्माण हुआ था। किसी संथाल द्वारा गैर संथाल को भूमि का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार कंक्लूजन इनकी इम्पोर्टेंस को दिखाते हुए कि यह राष्ट्रीय आंदोलन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, और छोड़ेंगे, हो गया। ठीक है। एक जो इंडिगो रिवोल्ट, ये बंगाल में हुआ था 1859-60 में, ये उस समय का आंदोलन है। ठीक है। देखिए, इसका परिचय देखेंगे, फिर कारण देखेंगे, फिर विशेषताएं देखेंगे, फिर परिणाम देखेंगे। ये 7 नंबर में ही पूछेगा मेरे ख्याल से, ज़्यादा नहीं पूछेगा। देखिए, बंगाल का नील विद्रोह 1859 में हुआ था, तिनकठिया प्रणाली के तहत। ठीक है। 19वीं सदी के शुरुआती से ही यह खेती की जाती थी नील की, जिसमें रैयतों को खाद्य फसल के स्थान पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। ये यूपीएससी में प्रीलिम्स में पूछा था ये पॉइंट एकदम उठा के। इससे व्यापक असंतोष की भावना आई। इसका कारण देखिए, आर्थिकरण में अधिक इंटरेस्ट पर ऋण मिलता था इन लोगों को, बहुत सारी चीज़ों के लिए जो कृषि में यूज होता हो। जबरन खेती करवाई जाती थी, जिससे उर्वरता कम हुआ, खाद्यान्न की मात्रा में कमी आई। कानूनी असमानताएं भई थी, क्योंकि देखिए, अदालत द्वारा लगातार बागान मालिकों के पक्ष में फैसला लिया जाता था। किसानों की स्थिति बेकार हो गई इससे। फिर सामाजिक उत्पीड़न, जैसे कि बागान मालिकों द्वारा मनमाने टैक्स लगाना, शोषण होने लगा। संथाल विद्रोह 1857 के विद्रोह की सफलता से विद्रोह करने की हिम्मत लोगों में बढ़ी। नील का अपेक्षाकृत कम दाम भी दिया जाता था। एक पॉइंट है इसमें कि ये इंपॉर्टेंट है कि इसको इंपॉर्टेंस में दे सकते हैं, निष्कर्ष में दे सकते हैं। ठीक है, कि इसका इंपॉर्टेंस। उसके बाद देखिए, नील किसानों को प्रेस और अन्य मिशनरियों का समर्थन भी प्राप्त था। जैसे कि देखिए, बंगाली पत्रकार हरीश चंद्र मुखर्जी ने अपने समाचार पत्र द हिंदू पैट्रियट में इनकी दुर्दशा का वर्णन किया। फिर बंगाली लेखक और नाटककार दीनबंधु मित्रा ने नील दर्पण में इनकी समस्याओं को दिखाया, और इसी के कारण नील दर्पण को क्या किया गया था, बैन भी कर दिया गया था, राष्ट्र विरोधी बताकर। इसका विस्तार बंगाल के नादिया जिले में दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में ये हुआ था। ठीक है। और किसान ने नील की खेती करने से यहाँ पर इनकार कर दिया था। अन्य जगह और था जहाँ हुआ, जसोर, पबना और खुलना। यह अहिंसक प्रतिरोध का भी एक आयोजन था, ये मतलब अहिंसक था ये आंदोलन। ठीक है। आइए अब इसका क्या देखेंगे, विशेषताएं देखेंगे इसके। 1857 के विद्रोह की विपरीत यह असहयोग और सविनय अवज्ञा के प्रमुख रणनीति के रूप में था। 1857 जो एकदम से हिंसक था, यह हिंसक नहीं था, अहिंसक था, असहयोग और सविनय के लिए था, जाना जाता है। कोई केंद्रीय नेता नहीं था, यह इसका निगेटिविटी सीमाएं है। ठीक है। लेकिन नादिया के विश्वास ब्रदर्स, पबना के कादर मोल्ला और उसके बाद मैदा के रफीक मुंडल ने प्रभावकारी नेतृत्व किया था। ठीक है। किसान, स्थानीय कुछ जमींदार, मतलब कुछ ही जमींदार, साहूकार, ग्रामीण मध्यम वर्ग के लोग किसानों का साथ दिया। ठीक है। प्रेस की भी भूमिका, जैसे कि द हिंदू पैट्रियट देखा हम लोगों ने और नील दर्पण देखा। ठीक है। अब परिणाम क्या हुआ, ये सब इसका क्या रहा, विशेषताएं रहा इस आंदोलन का। ठीक है। परिणाम देखिए, जबरन नील की खेती बंगाल में बंद हो गई। ठीक है। बागान मालिकों को किसानों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करना पड़ा, सो दैट कि उन्हें उचित मजदूरी मिले। 1860 में नील आयोग की स्थापना की गई। 1862 में नील एक्ट आया, लेकिन सभी सिफारिशें लागू नहीं की गई। खैर, एक्ट आया तो कम से कम। भविष्य के किसान आंदोलन, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह हो गया, 1875 के दक्कन दंगे के लिए क्या, यह प्रेरणा का काम किया। भारतीय राष्ट्रवादी भावना ज़्यादा बढ़ी इससे। ठीक है। किसानों की समस्या समाधान के लिए भूमि सुधार और सहकारी समिति की भी स्थापना की गई। ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने GS1 में क्या क्या कंप्लीट कर लिया। IR हम लोगों ने किया, हिस्ट्री में कल्चर वाला पोर्शन कंप्लीट किया, उसके बाद बिहार में जनजातीय आंदोलन हम लोग
कंप्लीट कर दिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।